सो हेलो 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 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आई होप सो सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेकर आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। आपने कुछ टाइम पहले देखा होगा कि मेरे यूट्यूब चैनल में कैसे हम ग्रुप वन के अंदर एडवांस अकाउंट्स हो गई या लो हो गई या टैक्सेशन हो गया, उसके अंदर कैसे हम अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं या कैसे हम एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, कैसे मैंने एडवांस अकाउंट्स के अंदर एग्जामिशन स्कोर करी थी। तो उसके बाद में मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि भैया आपने ग्रुप वन की तीनों सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग हमें प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बता दी है। अब आप ग्रुप टू के अंदर है ना, कोस्टिंग के अंदर भी हमें स्ट्रेटेजी बताओ कि ग्रुप टू के अंदर कोस्टिंग की हम किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं, या हम कैसे ना एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं, या कैसे मैंने एग्जामिशन स्कोर करी थी। जब मैंने ग्रुप टू के एग्जाम दिए थे तो मेरे खुद के कोस्टिंग के अंदर एग्जामिशन आई थी, तो क्या हम स्ट्रेटेजी ली थी एग्जामिशन लाने की, और कैसे आप है ना एग्जामिशन ला सकते हो आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करके। तो कौन कौन से पॉइंट्स को स्ट्रेटेजी को हमें ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, रिवीजन टाइम में या लास्ट 1.5 डे में, जिससे कि हमारी जो प्रिपरेशन है कोस्टिंग के रिगार्डिंग वो काफी अच्छी हो जाए, और उसके बाद में हमारी जो कोस्टिंग है उसके अंदर एग्जामिशन आ जाए। और यदि कोस्टिंग के अंदर या किसी भी एक सब्जेक्ट के अंदर एक ग्रुप के अंदर यदि हमारी एग्जामिशन आ जाती है ना, तो हमारी एग्रीगेट की काफी हेल्प मिलती है 150 मार्क्स इसको क्रॉस करने में, जिससे कि हमारे क्या होता है ओवरऑल कोई भी जो ग्रुप होता है, जैसे कोस्टिंग को लेंगे तो ग्रुप टू हो गया, वो आराम से हमारा क्लियर हो जाता है। ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी कि एडवांस अकाउंट्स में कैसे मैंने एग्जामिशन स्कोर करी थी, या कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के अंदर मतलब कि आईसीए का सबसे टफेस्ट पेपर आया था बट फिर भी मैंने वो क्लियर करा था उसी अटेम्प्ट के अंदर, या टैक्सेशन के अंदर कैसे आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, तो वो सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, तो आप वहां पर देख सकते हो। उन वीडियोस के मैं लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है। और आप चाहते हो ओवरऑल कैसे ग्रुप वन क्लियर करें, तो उसकी भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अब आप अपन देखते हैं कि कोस्टिंग के अंदर कैसे आप स्कोर कर सकते हो, क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी सी डिटेल हो जाएगी क्योंकि मैं इसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को है ना 2-3 मिनट के अंदर कोई है ना इस तरीके से स्ट्रेटेजी नहीं बतानी जिसमें से आपको समझ में ही नहीं है। आप वीडियो के एंड तक मुझे तो आपको कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे हो कि यार मुझे करना क्या है। तो मैं इसके अंदर एक एक पॉइंट कवर करूंगा जिससे कि आपके पास में सारे पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और यदि आप वो प्रिपरेशन के अंदर यदि आप वो सारे पॉइंट इंप्लीमेंट करते हो प्रिपरेशन के अंदर, तो आप डेफिनेटली कोस्टिंग सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। ठीक है। तो कोस्टिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हमारे पास में है ना 14 प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास में। ठीक है। और एक चैप्टर है वो थ्योरेटिकल चैप्टर होता है, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है। अब यहाँ पे मैंने स्टार मार्क क्यों लगा रखे हैं, देखो 14 जो प्रैक्टिकल चैप्टर है ना वहां से हमारे पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है। ठीक है। बट यहाँ पर एक थ्योरेटिकल चैप्टर ना, तो यहाँ से सिर्फ एक चैप्टर से हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, यहाँ पे इस चैप्टर से भी हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, और ये जो बाकी जो 14 चैप्टर ना यहाँ से भी हमारे पास में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूरे 15 चैप्टर में से कहाँ से भी आ सकते हैं। ठीक है। तो इसलिए मैंने स्टार लगा रखा था। ठीक है। और ये सब्जेक्ट क्या है, 90% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब आपको जब पेपर देखोगे क्वेश्चन का तो आपको 90% अराउंड क्वेश्चन है वो आपको न्यूमेरिकल ही दिखेंगे, प्रैक्टिकल चैप्टर से ही दिखने वाले हैं। ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है ना ग्रुप टू के अंदर जैसे मैं बाकी सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे ऑडिट हो गया, ऑडिट ऑल टाइम टफ पेपर आता है हमारे को, सबको पता है। उसके अंदर हमें कीवर्ड्स की लाइंस जब तक नहीं लिखेंगे, एज इट इज इंस्टीट्यूट की लाइंस नहीं लिखेंगे, तब तक हमें मार्क्स नहीं मिलते। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट की ऑडिट के अंदर बहुत कम मार्क्स होते हैं, और ऑडिट के कारण ही मतलब कि ऑडिट में ही मतलब कि सबसे कम मार्क्स आते हैं, जिसके कारण मेजर रीजन ग्रुप टू का फेल होने का ऑडिट ही होता है। ठीक है। आपको यदि चाहिए कि ऑडिट के अंदर कैसे हम एग्जामिशन स्कोर करेंगे, कैसे हम ऑडिट के अंदर अच्छे मार्क्स लिखे, तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं ऑडिट के रिगार्डिंग भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेटेजी बता दूंगा। ठीक है। तो ऑडिट का तो ये हो गया। एफएमएसएम के अंदर क्या है, एसएम के अंदर भी सेम सीन है कि इंस्टीट्यूट हमें मार्क्स नहीं देता है, एसएम के तो बहुत कम मार्क्स मिल रहे हैं बच्चों को, जितना मुझे पता लगा है। ठीक है। और रही बात एफएम में न्यू टाइप के क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। अब न्यू टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, इससे क्या बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो अब हमारे पास ग्रुप टू के अंदर बची कौन सी सब्जेक्ट, अब हमारे पास ग्रुप टू के अंदर बची कौन सी सब्जेक्ट, कोस्टिंग। अब कोस्टिंग के अंदर हम है ना क्या कर सकते हैं, एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं। अब कोस्टिंग हमारे पास में इजी भी है और स्कोरिंग में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोस्टिंग के अंदर तो आपकी एग्जामिशन आनी ही आनी चाहिए। यदि आपकी कोस्टिंग में एग्जामिशन आ गई ना, तो ये मानो कि आपको ओवरऑल जो ग्रुप टू का एग्रीगेट है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई है। ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, कोस्टिंग को देखो, कोस्टिंग जब हमें पढ़ना है ना तो हमारा क्या होना चाहिए, कंसेप्ट पर हमें बहुत अच्छे से फोकस करना है, जिससे कि क्या हमारी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है ना वो बहुत अच्छी हो जाए, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत अच्छा हो जाए। यदि आपकी देखो कंसेप्ट यदि क्लियर है ना, तो क्वेश्चन इजी है, टफ आया, घुमा के आप कर लोगे, और ये चीज यदि जिस स्टूडेंट ने कर ली उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। और यही आपको हेल्प करेंगे, जिस बंदे कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना उसी की एग्जामिशन आ सकती है। ऐसे नहीं है
या आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, देखो ऊपर ऊपर से पढ़ लिया या मतलब कि आपकी किस्मत अच्छी थी तो आपकी 40+ मार्क्स क्रॉस कर सकते हैं कोस्टिंग के अंदर। बट यदि आपके कंसेप्ट जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, तब तक आपकी एग्जामिशन नहीं आ सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना, आपको ये एग्जामिशन चाहिए कोस्टिंग के अंदर तो आपको आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, ठीक है, कोस्टिंग के अंदर एग्जामिशन लाने के लिए या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को ये भी पूछते रहते हैं कि भैया हमें कोस्टिंग के अंदर कितना रिवीजन करना चाहिए, ठीक है, 1 टाइम करें, 2 टाइम करें, 5 टाइम करें, कितने टाइम से रिवीजन करना सफिशिएंट रहेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन करने चाहिए, मिनिमम आपके 3 टाइम्स रिवीजन होना चाहिए। और वो कब कब होने चाहिए, देखो फर्स्ट रिवीजन तो आपको कब होना चाहिए, जब आप लेक्चर्स ले रहे हो, जब आपकी क्लासेस चल रही हैं, जब आपने जैसे आज जो भी पढ़ा वो आज नाइट को या कल सुबह आप रिवाइज कर लिए, हर दिन या नेक्स्ट डे आप रिवाइज करो, तो फर्स्ट रिवीजन तो आपको वहीं कंप्लीट हो जाता है। सेकंड रिवीजन आपको कब होना चाहिए, सेकंड रिवीजन जैसे ही आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई उसके बाद में आप एक करते हो डिटेल रिवीजन, जो कि 10 से 15 दिन का होता है एक सब्जेक्ट को लेकर, या 12 दिन का होता है, ठीक है, तो प्लस माइनस 3-4 डेज कर लो, ठीक है। तो ऐसे करके आप एक डिटेल रिवीजन करोगे कब, जब आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई, तो तब आपको सेकंड रिवीजन होना चाहिए। और फिर आपको थर्ड रिवीजन कब होना चाहिए, जब आपका मेन एग्जाम है, जिस भी अटेम्प्ट के अंदर आप आपकी कोस्टिंग के एग्जाम दे रहे हो, ग्रुप 2 के एग्जाम दे रहे हो, तो उस अटेम्प्ट से पहले, उस अटेम्प्ट की जो एग्जाम है उससे पहले आपका एक बार रैपिड रिवीजन होना चाहिए, जो कि 4 से 5 दिन के अंदर होना चाहिए। तो वहाँ उस टाइम पे आपको एक थर्ड रिवीजन हो जाना चाहिए। तो आपको मिनिमम 3 रिवीजन करने, और आपको यदि आपके पास ज्यादा टाइम है, जो कि मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके पास में रहेंगे रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो आपको मिनिमम 3 रिवीजन तो करने ही करने चाहिए। ज्यादा टाइम मिलता है तो आप ज्यादा रिवीजन भी कर सकते हो, वो आपके लिए मतलब बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें कोस्टिंग के अंदर हम एबीसी एनालिसिस फॉलो कर सकते हैं क्या, हम 1 या 2 चैप्टर छोड़ सकते हैं, जॉइंट बाय प्रोडक्ट वाला चैप्टर छोड़ दें, या प्रोसेस कोस्टिंग वाला चैप्टर छोड़ दें या नहीं छोड़ें, या सारे चैप्टर करने जरूरी है या नहीं है। तो देखो मैं ये बोलूंगा कि यदि आपको कोस्टिंग के अंदर एग्जामिशन लानी है, और इवन कोस्टिंग में किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यदि आपको एग्जामिशन लानी है ना, तो आपको 100% सिलेबस पर ही फोकस करना पड़ेगा। जब तक आप 100% सिलेबस कवर नहीं करोगे ना, आपकी एग्जामिशन आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यदि आपको पोस्टिंग के अंदर यदि एग्जामिशन लेकर आनी है, 60+ मार्क्स लेकर आने ना, तो आपको 100% सिलेबस करना पड़ेगा। 100% सिलेबस का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास में प्रैक्टिकल चैप्टर आपके सारे के सारे कंप्लीट होने चाहिए, आपको आने चाहिए, आपके पढ़े हुए होने चाहिए, उनके कंसेप्ट आपको अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पर आप है ना एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करना पोस्टिंग के अंदर। कुछ स्टूडेंट खुद की एबीसी एनालिसिस खुद बना लेते हैं, कुछ फैकल्टीज की रेफर कर लेते हैं। तो कोस्टिंग के अंदर एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करना, 100% मतलब 100% आपको सिलेबस करना पड़ेगा। उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं पढ़ने वाले, वो क्या करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेते हैं कि लाइक एडवांस अकाउंट्स को ऐसे पढ़ना है, लो ऐसे पढ़ना है, टैक्स ऐसे पढ़ना है, जिससे कि यह होता है कि उनको एक अप्रोच पता लग जाती है कि हाँ यार हमें इस तरीके से जब रिवीजन करेंगे सब्जेक्ट का, तो इसको इस तरीके से मतलब डील करना है, और इस सब्जेक्ट को इस तरीके से डील करना है। तो उसी तरीके से क्या करना है, तो जो स्टूडेंट है ना सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, और आपको करना भी चाहिए, ठीक है। बट मैं कोस्टिंग के अंदर आपको ये बोलूंगा कि कोस्टिंग के अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के साथ में आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बनानी है, कि आप किस तरीके से आप है ना चैप्टर्स को रिवाइज करोगे, ठीक है। जब आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो ना, तो आपको उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, आपको 360 व्यू दिख जाता है इस चैप्टर कि इस चैप्टर के अंदर है ना ये इंपोर्टेंट पार्ट है, और इस चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है, और इस तरीके से मतलब इजी तरीके से पढ़ा जा सकता है, टफ तरीके से। तो आप वो स्ट्रेटेजी है ना हर चैप्टर के आगे लिख लो कि लाइक मटेरियल कोस्टिंग को रिवाइज करूंगा ना, तो मैं ऐसे रिवाइज करूंगा। कुछ जैसे कि कोई चैप्टर वहां में सिर्फ मेरे को फॉर्मेट ही देखना है, लाइक जैसे कोशीट है, तो कोशीट में आपको फॉर्मेट याद करना है, फॉर्मेट के साथ में 3-4 अलग से एडजस्टमेंट याद करने हैं, ठीक है। जैसे रिकंसिलिएशन हो गया, वहां पर आपको कुछ पॉइंट आते हैं, तो वो एडजस्टमेंट मार्क करके रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको हर एक चैप्टर की स्ट्रेटेजी आप बना लोगे ना, और उसको लिख लोगे, तो आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, और लास्ट 1.5 डे में 100% सिलेबस इफेक्टिवली और इफिशिएंटली करने में भी हेल्प मिलेगी। इससे क्या होता है ना कि आपको जो टाइम है ना वो भी मतलब सेव होता है, अदरवाइज आप है ना थोड़े से पजल्ड हो जाते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी भी बनानी है, ठीक है। उसके बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को सिंपल लग रहा है, ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, या ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो क्वेश्चन है ना सिंपल तो होते हैं, बट उसमें 1 या 2 पॉइंट ना वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वो थोड़े से टफ होते हैं, थोड़े से हटके होते हैं, तो आप उनको मार्क कर लो। तो जो भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से लगते हैं जो थोड़े से अलग है, इंपॉर्टेंट है, तो उनको आप क्या कर लो, उनके ऊपर चांद सितारे लगा लो, ठीक है। चांद सितारे लगाने का मतलब क्या है, उनको आप इंपॉर्टेंट मार्क करो, जिससे कि आप उनको रिवीजन के अंदर भी रेफर कर सको, लास्ट 1.5 डे के अंदर भी उन्हीं पॉइंट्स को या उन्हीं क्वेश्चन को आप रेफर करो।
इससे क्या होगा कि आपको रिवीजन के अंदर या लास्ट 1.5 डे के अंदर 100% सिलेबस टाइमली हो जाएगा। अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप हर चैप्टर पूरा पूरा पढ़ो और उसके अंदर से सारे सारे क्वेश्चन करो। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा और 100% सिलेबस हो भी नहीं पाएगा। तो आपको यहाँ से थोड़ी सी है ना स्मार्ट स्ट्रेटेजी आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं या एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और आपको ये रिवीजन के अंदर लास्ट 1.5 डे के अंदर हेल्प भी करेगा, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो है ना क्या करते हैं, ज्यादा पुराने क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो या सिर्फ है ना जिस अटेम्प्ट का एग्जाम होता है ना उस अटेम्प्ट के सिर्फ है ना आरटीपी या एमटीपी कर लेते हैं। तो ये बहुत सारा मेजर क्वेश्चन चलता रहता है कि हमें कोस्टिंग के अंदर एग्जामिशन लाने के लिए हमें कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपको एक तो ना कोई भी अच्छी फैकल्टी का कोई क्वेश्चन बैंक पकड़ो और उसको स्ट्रिक्टली और ब्लाइंडली सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद कितने प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन करने चाहिए, ये भी क्वेश्चन। तो लास्ट 5 अटेम्प्ट के आपको क्या करने चाहिए, क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए विद एमसीक्यूज, मतलब प्रॉपर आपको क्वेश्चन पेपर जो भी रहता है प्रीवियस अटेम्प्ट का वो आपको सोल्व करनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का होता है कि कोस्टिंग के अंदर हम आरटीपी कैसे कितनी सोल्व करें, मतलब कितने अटेम्प्ट की आरटीपी सोल्व करें। तो देखो लास्ट 4 अटेम्प्ट की आरटीपी सोल्व कर सकते हो और साथ में आप है ना करंट अटेम्प्ट की भी आरटीपी सोल्व कर सकते हो। बट आरटीपी के अंदर थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो आप यहाँ पर यही कर सकते हो कि स्टार्टिंग के अंदर आप कोई भी फैकल्टी जिसने भी आरटीपी सोल्व करा रखी है आप उसकी वीडियो देखो आराम से और उसके बाद में आप है ना सेल्फ अटेम्प्ट कर सकते हो उसके क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ये क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि भैया की एमटीपीज कितनी सोल्व करनी चाहिए या कितने अटेम्प्ट की सोल्व करनी चाहिए कोस्टिंग के लिए। तो देखो कोस्टिंग के लिए एमटीपीज है ना करंट अटेम्प्ट की सोल्व कर लो और साथ में लास्ट एक अटेम्प्ट की लास्ट अटेम्प्ट की सोल्व कर लेगी। तो यदि आपके पास में टाइम है, यदि आपको देखो स्ट्रिक्टली आपने क्वेश्चन बैंक सोल्व कर लिया, प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन सोल्व कर लिए, आरटीपी सोल्व कर लिए और उसके बाद में भी आपके पास में टाइम है और आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी तो आप एज ए टेस्ट ना एमटीपी दे सकते हो। और आपके पास में मान लो टाइम है और आपने टेस्ट वगैरह भी दे रखे हैं तो फिर आप नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो एमटीपी के लिए, ठीक है। तो इतना आपको मिनिमम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए कोस्टिंग के अंदर जिससे कि आपकी एग्जाम्पशन आ जाए, ठीक है। आपके जो कोस्टिंग के अंदर जो नोट्स होंगे वो आपके ऐसे नहीं ज्यादा ही डिटेल्ड नोट्स होंगे। यदि डिटेल्ड नोट्स होंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंथ जाएंगे और वो आप आपके रिवीजन के अंदर पढ़ नहीं पाओगे। लास्ट 1.5 डे के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपके जो नोट्स होंगे ना कोस्टिंग के वो किस तरीके से होने चाहिए, वो आपके ना शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए जिससे कि आप क्या कर सको उनको परफेक्टली रिवीजन के अंदर आपको हेल्प मिल पाए और लास्ट 1.5 डे के अंदर भी आपको हेल्प मिल पाए। जिससे कि क्या होगा कि आपका 100% सिलेबस कम टाइम के अंदर रिवाइज हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट भी आता है कि हमें कोस्टिंग के अंदर कितनी बार फुल सिलेबस टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। तो आपके मिनिमम है ना मिनिमम 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। अब मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने से क्या होगा कि आपको तो टाइम मैनेजमेंट आएगा। टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। टाइम मैनेजमेंट में कैसे हेल्प मिलेगी, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ना कि कोस्टिंग का पेपर बहुत लेंथी आ गया, ठीक है, 3 घंटे के अंदर तो हो ही नहीं सकता था, इतना बड़ा पेपर आ गया। तो जब आप है ना मॉक टेस्ट दोगे 3 मिनिमम, तो उससे क्या होगा कि आपके पास में पेपर कितना भी लेंथी हो आपको ये पता होगा कि यार मेरे को 3 घंटे में करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज आपको हेल्प करेगी किसके अंदर, आपके मेन एग्जाम के अंदर, कि पेपर यदि लेंथी आ भी गया तो आपके अंदर हैबिट बन जाएगी कि इतने बड़े पेपर को आपको किस तरीके से 3 घंटे के अंदर एनी हाउ कंप्लीट करना है, ठीक है। और एक फायदा क्या मिलेगा कि आपको है ना फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे ना तो अपन के कोस्टिंग के अंदर रफली क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल रहता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। बट आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दोगे तो वहां पर आप थोड़े फॉर्मेट बना के क्वेश्चन करोगे, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। तो उससे क्या होगा, आपकी एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है ना उसमें भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। फिर एक मेजर क्वेश्चन आता है कोस्टिंग के अंदर जो मुझसे ना हर स्टूडेंट पूछता है, वो मैं बताता हूँ क्या होता है। वो ये बोलता है कि हाँ भैया हमारे को कोस्टिंग के अंदर जो थ्योरी है वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर 14 मार्क्स के अराउंड है ना आपके पास में थ्योरी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और सबसे बड़ा इशू क्या है कि थ्योरी के क्वेश्चन कहाँ से भी आ जाते हैं, हमारे पास कंटेंट इतना सारा है कि हम किस किस को पढ़े कितना याद रखें, ठीक है। तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर मैं बताता हूँ आपको। यदि आपका जो अटेम्प्ट है उसके अंदर हमने आपके एग्जाम है कोस्टिंग का, उसके आपके पास में अभी आज से लेकर आपके पास में 3 से 4 महीने हैं, तो 3 से 4 महीने है ना तो आपको क्या करना चाहिए, आपको डेफिनेटली थ्योरी करनी चाहिए हर एक चैप्टर की, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स ने वीडियोस डाल रखे, उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो या आपके पास में थ्योरी के नोट्स हैं तो आप वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में आपको 3-4 महीने अभी बच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली थ्योरी करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि 14 मार्क्स की थ्योरी आती है। मान लो कोई कभी कभार क्या होगा कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आया तो अपन थ्योरी क्वेश्चन के आपकी 40+ मार्क्स मतलब क्रॉस कर सकते हो या आपकी एग्जामिशन भी आ सकते
है, ठीक है, क्योंकि 14 मार्क्स बहुत अच्छा वेटेज कवर करते हैं। उसके बाद में यदि आपके एग्जाम के अंदर 1-2 महीने ही है, ठीक है, 1-2 महीने ही है ना, तो आप ये दो लास्ट 3 साल की प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन, आरटीपीस के क्वेश्चन और एमटीपीस के क्वेश्चन, इनमें जो थोड़ी थोड़ी के जो क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन के आप आंसर थोड़े से देख लो, याद कर लो, उसमें से आपको क्या होगा, कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हो। और आपके पास में 1 महीने से भी कम टाइम है आपके एग्जाम के अंदर, तो आपके लिए स्ट्रिक्टली मना है कि आप ये वाला पार्ट कोस्टिंग के अंदर रहने दो, ठीक है। आप मेजर फोकस किस पे होना चाहिए, आपका न्यूमेरिकल पार्ट पर आपका मेजर फोकस होना चाहिए। उसके बाद में आप जब नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप है ना कोस्टिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो कोस्टिंग जब भी पढ़ रहे हो या कोस्टिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो या लेक्चर से ले रहे हो, तब अपने आप को है ना एक है ना नॉर्मल स्टूडेंट की जगह आप है ना अपने आप को एक दुकानदार, शॉपकीपर या एक होलसेलर, ट्रेडर, या आप ऐसे मानो कि हमारी खुद की है ना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या आप खुद को एक प्रोडक्शन मैनेजर मान सकते हो। इस तरीके से यदि आप मान कर ना कोस्टिंग को पढ़ोगे या इनके क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो आपकी है ना एक अप्रोच अलग लेवल पर चल जाएगी, और जो अप्रोच है ना वही आपको हेल्प करेगी कि आपकी जो कंसेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और वो कंसेप्ट यदि आपके स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर पेपर कहीं से भी आ जाए आप उसको आराम से, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो आप आराम से कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और प्रो टिप क्या रहने वाली है कोस्टिंग के अंदर हमारे पास में, जो कि आपको कोस्टिंग की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, कि आपको मेजर फोकस इस पे रखना है, कंसेप्ट क्लियरिटी पे। कंसेप्ट जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, उतने ही ज्यादा आपकी अच्छी प्रिपरेशन होगी, और प्रिपरेशन अच्छी होगी ना, तो पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, टफ आए इजी आए, आप कर लोगे। तो आपको मेजर फोकस आपका है ना कंसेप्ट पर होना चाहिए, कंसेप्ट जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। और उसके बाद में क्या, कोस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। ये आपकी प्रो टिप रहने वाली है कोस्टिंग के रिगार्डिंग। आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर सकते हो। मैं एक बार आपको दोबारा रैपिडली बता देता हूँ कि कोस्टिंग के अंदर आपको एग्जाम्शन लाने के लिए या बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको कितने टाइम रिवीजन करना है, मिनिमम 3 टाइम्स आपको रिवीजन करना है, ठीक है। आपको 100% सिलेबस कवर करना है कोस्टिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है। उसके बाद में जो भी आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, तो उन क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है या जो भी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट लगता है, उनको मार्क कर लेना, जिससे कि आपको वो रिवीजन के अंदर या लास्ट 1.5 डे के अंदर आपको हेल्प कर सके। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ कहाँ से करनी है बता दिया मैंने, कि आपको एक तो बेस्ट कोई भी अच्छा फैकल्टी का कोई क्वेश्चन बैंक हो वो फॉलो कर लेना, प्रीवियस लास्ट 5 अटेम्प्ट के प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। आरटीपीस कितने अटेम्प्ट की करनी है, करंट अटेम्प्ट की करनी है, और लास्ट 4 अटेम्प्ट की करनी है, ठीक है। एमटीपीस की आप कब करनी है, जब आपके पास में टाइम है ज्यादा और ये सारे मतलब कि बाकी सारा पार्ट हो चुका है, तो आप करंट अटेम्प्ट की और लास्ट 1 अटेम्प्ट की जो एमटीपीस है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपकी कोस्टिंग के नोट्स कैसे होने चाहिए, शॉर्ट एंड कंसाइज नोट्स होने चाहिए, जो कि आप रिवीजन करने में आपको हेल्प मिले, और आपको लास्ट 1.5 डे के अंदर आप 100% ना सारे चैप्टर्स के आप नोट्स रिवाइज कर लो, ठीक है। मिनिमम 3 मॉक टेस्ट आपको देने हैं, जिससे कि वो आपको राइटिंग प्रैक्टिस के अंदर भी हेल्प करे और आपको टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी हेल्प करे। थ्योरी आपको कब करना है, जब आपके पास में 3 से 4 महीने आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, 1 से 2 महीने हैं, तो आपको लास्ट 3 साल के ना प्रीवियस अटेम्प्ट के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपीस के जो थ्योरी क्वेश्चन है वो आपको रेफर करने हैं, ठीक है। और यदि आपके पास में 1 महीने से भी कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए, तो आपको थ्योरी के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको मेजरली आपको फोकस होना चाहिए आपके न्यूमेरिकल पार्ट पर, ठीक है। और आपको जब भी आप है ना कोस्टिंग पढ़ रहे हो, तो आपको ध्यान रखना कि आप है ना अपने आप को क्या मान के चलो, एक दुकानदार, शॉपकीपर मानो, एक ट्रेडर मानो, एक है ना मैन्युफैक्चरिंग, आपकी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, या एक खुद को प्रोडक्शन मैनेजर मान के चलोगे। जब आप ये सारी चीज खुद को मान के चलोगे और तब आप उस क्वेश्चन सोल्व करोगे, आप लेक्चर्स लोगे, आप रिविजन करोगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से, और प्रो टिप क्या रहने वाली है कोस्टिंग के अंदर, कि आपको मेजर फोकस आपके कंसेप्ट पर होना चाहिए। कंसेप्ट आपको जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना, और आपको ना कोस्टिंग के अंदर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करना। तो ये सारी यदि आप पॉइंट्स मानते हो, ये सारे पॉइंट्स यदि आप इंप्लीमेंट करते हो खुद की प्रिपरेशन के अंदर, तो आपकी डेफिनेटली कोस्टिंग के अंदर एग्जाम्शन आ जाएगी। और यदि आपको बाकी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी आपको यदि स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। और यदि आपको कोस्टिंग के रिगार्डिंग या किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, कंफ्यूजन है, या कोई स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू सो मच।